नमस्कार दोस्तों, कुमार कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने आपको मिश्र धातुएं पढ़ा दी हैं। अब जानते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, रेलवे, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं तथा आगे भी उनके पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, मिश्र धातु यानी कि एलॉय, इसमें जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमने जो पीडीएफ तैयार की है, ये कुमार कोचिंग जो हमारा चैनल है इसके माध्यम से हमने तैयार की है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो जानते हैं आज के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी मिश्र धातु नहीं है। स्टील, पीतल, तांबा या ब्रोंज, इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इनमें से तांबा यानी कि कॉपर मिश्र धातु नहीं है। कॉपर संयुक्त अवस्था तथा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कॉपर को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सबसे पहले जिस तत्व का प्रयोग किया गया था वो तांबा यानी कि कॉपर ही था। तो मिश्र धातु है स्टील। स्टील में यानी कि स्टील, फेरिक यानी कि आयरन तथा कार्बन के मिश्रण को स्टील कहा जाता है। यदि लोहे में 0.25 से 1.5%, 0.25 से 1.5% यदि कार्बन मौजूद है लोहे में, यदि इतने परसेंट कार्बन मौजूद है तो लोहा स्टील कहलाता है। और पीतल कॉपर तथा जिंक के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। ब्रोंज कॉपर तथा टिन के मिश्रण को ब्रोंज कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का कि जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। जस्तेदार यानी कि जिस लोहे पर जिंक यानी कि जस्ते का लेप कर दिया जाता है, इस क्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। तो जस्तेदार लोहे पर जंग नहीं लगता, यह सही बात है कि जस्तेदार लोहे पर जंग नहीं लगता, क्योंकि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक का लेप कर दिया जाता है। कारण है यह सद में उपचयन की क्षमता नहीं होती। तो ये दोनों सही है तथा ये स्पष्टीकरण भी करता है कि जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता। तो ए तथा बी दोनों सही है और बी ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो जो लोहे पर जंग लगता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि लोहे को जब खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो लोहा खुली हवा यानी कि एयर तथा आर्द्रता यानी नमी से संयोग करके एक कंपाउंड बनाता है जिसे फेरोसिफेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसी को जंग कहा जाता है। तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। नहीं, कहीं फिर क्वेश्चन आता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कम होता है, क्या होता है। तो लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, यानी कि यह क्रिया ऑक्सीकरण के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन है जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बचाने के लिए या जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान रहती है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि गैल्वेनाइजिंग आयरन पर यदि जस्ते का लेप कर दिया जाए तो लोहे को बचाया जा सकता है जंग से। तो इस पर यसद को ही जिंक यानी कि जस्ता कहा जाता है।
तो जस्तेदार लोहे को यदि जिंक का लेप कर दिया जाए तो जंग से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है। ये देखिए चंडीगढ़ पीसीएस में आया हुआ सवाल है। तो गैल्वेनाइजिंग लोहे यानी कि गैल्वेनिकृत लोहे पर जस्ते यानी कि यसद यानी जिंक का जैडन का लेप होता है, जिससे लोहे को जंग से बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। आईएएस 2000 में पूछा गया सवाल है। तो जो एल्यूमिनियम होता है एल होता है, यह अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम होता है उस पर जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित रहता है एल्यूमिनियम। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एल्यूमिनियम अपने ही ऑक्साइड के कारण रक्षित रहता है, यानी कि इसका जो ऑक्साइड होती है उसकी रक्षा करती है एल्यूमिनियम की। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है? तो वह एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के मिश्रण धातु है ड्यूरालुमीन। इसमें एल्यूमिनियम 95% पाया जाता है ड्यूरालुमीन में। और ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम यह भी एल्यूमिनियम का एक मिश्रण होता है। यानी कि जो एल्यूमिनियम के जो मिश्र धातु है ड्यूरालुमीन तथा मैग्नीशियम, ये हल्के होने के कारण इनका उपयोग हवाई जहाज में, वाहनों के पुर्जे बनाने में, रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण होता है। पारद धातु मिश्रण होता है यानी कि जो पारे से युक्त होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, उन्हें पारद मिश्रण कहा जाता है। जो पारे से युक्त मिश्रण होते हैं उन्हें पारद युक्त मिश्र धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? तो जो पारा होता है वह अन्य धातुओं से मिलकर अमलगम का निर्माण करता है। केवल लोहे से, लोहा यानी कि आयरन से क्रिया नहीं करता। यानी कि जो पारद यानी कि पारा होता है उसे लोहे के पात्रों में रखा जाता है, यानी कि लोहे के पात्र से पारद यानी कि पारा क्रिया नहीं करता, तो फलस्वरूप अमलगम नहीं बनाता। क्योंकि अमलगम जो होता है वो पारा तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से बनता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया लोहा। लोहा यानी कि आयरन। तो आयरन अमलगम नहीं बनाता पारे से क्रिया करके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रित धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो पारा तथा अन्य धातु। पारे के साथ में जब कोई अन्य धातु कोई भी हो गई, जैसे तांबा, जस्ता, सीसा या कोई भी धातु हो गई, जब पारे के साथ मिश्रण कर जाती है तो वो अमलगम का निर्माण करती हैं। तो अमलगम किसे कहा जाता है? यानी कि पारे तथा जस्ते के मिश्रण को, पारे तथा जस्ते के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो आईएएस का हो, यूपीपीसीएस का हो, समीक्षा अधिकारी का हो या अन्य किसी भी सिविल सर्विसेज का हो, तो काफी बार अमलगम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है टांका एक मिश्र धातु है। टांका एक मिश्र धातु है। तो टांका यानी कि सोल्डर, टांका यानी कि सोल्डर जो मिश्र धातु होता है वो सीसा तथा टिन का, सीसा तथा टिन का मिश्र धातु होता है। टांका यानी कि सोल्डर में 70%
शीशा होता है, 70% शीशा होता है, तथा टिन होता है उसमें 30%। तो जो टांका होता है वो टिन तथा शीशे का मिश्रण होता है। यूपीपीसीएस में ये 1996 तथा 2005 में पूछा गया है और अन्य भी परीक्षा में पूछा गया है कि टांका निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, या किसका मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा यानी कि ब्रोंज किसका मिश्र धातु है? तो कांसा कॉपर तथा टिन, कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु है। कांसे से बर्तन, कांसे से बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाए जाते हैं, मशीनों के पार्ट बनाए जाते हैं। तो कांसा किसका मिश्रण है? तांबे तथा टिन का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमने आपको मिश्र धातु बड़ी ही बारीकी से पढ़ाए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखकर इसके क्वेश्चन आंसर निकालते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी मिश्र धातु किस किस तत्व से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है तांबे तथा, हमने अभी आपको बताया है कि जो कांसा होता है यानी कि ब्रोंज होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो यह तांबे तथा टिन का मिश्रण होता है। तांबे तथा टिन का मिश्रण होता है कांसा यानी कि ब्रोंज। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाप कीजिए, यानी कि जो पहली सूची है दूसरी सूची से उसका मिलान करना है। तो इसमें दे रखा है जर्मन सिल्वर, सोल्डर यानी कि टांका, ब्लीचिंग पाउडर तथा हाइपो। तो जो जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकिल तथा जिंक होता है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक तथा निकिल होता है। जो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है कॉपर, जिंक तथा निकिल का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स अगर आपने हमारी मिश्र धातु की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देखिए, उसमें बड़ी बारीकी से आपको बताया गया है कि कौन सा मिश्र धातु किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है वो कॉपर, जिंक तथा निकिल का मिश्रण होता है, यानी कि जर्मन सिल्वर में निकिल होता है। इसमें दे रखा है निकिल। सोल्डर, सोल्डर यानी कि टांका, सोल्डर यानी कि टांके में पीबी लेड, पीबी लेड यानी कि शीशा तथा टिन का मिश्रण होता है। टिन का मिश्रण हो गया। तो सोल्डर जो हो गया उसमें टिन पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यानी कि कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है। हाइपो, हाइपो यानी कि सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। बहुत ही बार पूछा गया है कि सोडियम थायोसल्फेट का यूज कहाँ किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो पॉजिटिव तथा निगेटिव होते हैं उनके स्थायीकरण में सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से जो सही आंसर हो गया, सही आंसर हो गया तो जर्मन सिल्वर का दूसरा हो गया, सोल्डर का पहला, यानी कि इसका हो गया ये बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकिल, कॉपर, जिंक तथा निकिल का मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी कि चांदी नहीं पाया जाता, तो इसमें चांदी की परसेंटेज 0 होती है। जब इसमें पाया ही नहीं जाता तो 0% होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में
उपस्थित नहीं रहता। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जर्मन सिल्वर कॉपर यानी कि तांबा, जिंक यानी कि जस्ता तथा निकिल का मिश्रण होता है। तो इसमें तांबा भी पाया जाता है, जस्ता भी, एल्यूमिनियम इसमें नहीं पाया जाता, इसमें निकिल भी पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट बनाने में भी जर्मन सिल्वर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन यूपी लोअर सब एसआई में पूछा गया 2008 के बैच में, यानी कि 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लोअर में। तो इसमें बताना है कि किसमें कॉपर यानी कि तांबे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। तो सबसे पहले पीतल की बात करें तो जो पीतल होता है वो कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। इसमें कॉपर 70% तक पाया जाता है। जो कांसा होता है, कांसा यानी कि ब्रोंज, कांसा कॉपर तथा टिन का मिश्रण होता है। तो कांसे में 88%, कांसे में 88% कॉपर पाया जाता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकिल का मिश्रण होता है। इसमें 50 से 60% तक कॉपर पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। गन मेटल में जो गन मेटल होता है वो तांबा यानी कि कॉपर, टिन तथा लेड का मिश्रण होता है। जो गन मेटल होता है उसमें 2% जिंक भी पाया जाता है। तो कॉपर इसमें गन मेटल में कॉपर 85% पाया जाता है। गन मेटल से बंदूक, तोपे तथा मशीनों के पुर्जे भी बनाए जाते हैं। तो गन मेटल में कॉपर 85% पाया जाता है। जो गन मेटल होता है वह कॉपर, टिन तथा जिंक का मिश्रण होता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉपर यानी कि तांबा पाया गया है वो कांसा यानी कि ब्रोंज में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया कांसा यानी कि ब्रोंज में सबसे ज़्यादा यानी कि 88% तक कॉपर यानी कि Cu पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में भी पाई जाती है। अब पीतल में भी कॉपर पाया जाता है, कांसा यानी कि ब्रोंज में भी, जर्मन सिल्वर में भी कॉपर पाया जाता है। कॉपर यानी कि तांबा पाया जाता है। पीतल की बात करें तो पीतल यानी कि ब्रास कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। कांसा कॉपर तथा टिन का मिश्रण होता है। तथा जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकिल का मिश्रण होता है। तो सभी जो धातु दिए हुए हैं उनमें जो उभयनिष्ठ है वो कॉपर यानी कि तांबा होता है, इन सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। ये देखो सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अलग अलग सिविल सर्विसेज में, अलग अलग स्टेट पीसीएस में, चाहे आईएएस में ये सवाल पूछा गया है कि पीतल यानी कि ब्रास किसका मिश्र धातु होता है। तो पीतल कॉपर तथा जिंक यानी कि जस्ते का मिश्र धातु होता है। तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु होता है। तो पीतल किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर यानी कि तांबे तथा जस्ते का मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल यानी कि ब्रास का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो पीतल का रंग जो हवा में फीका पड़ जाता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण फीका पड़ जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है कि पीतल का रंग हवा में किसके कारण फीका पड़ जाता है।
तो हवा में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उसके कारण पीतल यानी कि ब्रास का रंग फीका पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है यानी कि ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो मिश्र धातु में निकिल की उपस्थिति के कारण यानी कि निकिल से संयोग करके जो स्टेनलेस स्टील होता है वह नॉन मैग्नेटिक यानी कि अचुंबकीय हो जाता है। निकिल मिलाने से स्टेनलेस स्टील में यानी कि इस्पात में निकिल मिलाने से स्टील अधिक कठोर हो जाता है। तो निकिल के मिलाने से स्टेनलेस स्टील कठोर हो जाता है, जबकि क्रोमियम के मिलाने से भी स्टील कठोर होता है। तो ये जो अचुंबकीय यानी कि नॉन मैग्नेटिक पूछा गया है, तो इसमें निकिल मिलाने से स्टेनलेस स्टील में यह अचुंबकीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो स्टील में कठोरता जो बनाए रखती है उसमें क्या मिलाया जाता है। तो उसमें जो अगर ज़्यादा कठोरता देनी हो स्टील को, तो स्टील में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कोई भी लोहा, कोई भी आयरन अगर उसमें 0.25 से 1.5% के बीच में कार्बन है तो उसे स्टील कहा जाता है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें निकिल भी मिलाया जाता है, उसमें क्रोमियम भी मिलाया जाता है, तथा कार्बन की मात्रा तो होती है, यानी कि ज़्यादा कठोरता बनाए रखने के लिए स्टील को कार्बन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन के ज़्यादा होने से वह पीटने पर जल्दी से नहीं टूट पाता, यानी कि वो भंगुर की अवस्था में नहीं होता। भंगुर का मतलब है पीटने से जल्दी टूट जाना। तो कार्बन मिलाने से उसे कठोरता मिलती है जिससे पीटने पर जल्दी से स्टील नहीं टूटता। तो इसमें कार्बन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला धातु है। तो धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे धब्बा रहित लोहा प्राप्त करने के लिए या धब्बा रहित स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। अगर यदि वो कठोरता की बात करें तो कठोरता में अगर ऑप्शन में है तो सबसे पहले कार्बन है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा कठोरता प्रदान करता है स्टील को, उसके बाद निकिल प्रदान करता है और सबसे कम मात्रा में क्रोमियम प्रदान करता है कठोरता स्टील को। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि धब्बा रहित स्टील बनाने में या धब्बा रहित लोहा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील के स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो उसमें यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कार्बन भी मिलाया जाता है, मैग्नीज भी मिलाया जाता है तथा निकिल भी मिलाया जाता है, क्रोमियम भी मिलाया जाता है। तो इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, यानी कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? तो उसमें कार्बन, मैग्नीज, निकिल, आयरन यानी कि लोहा तथा क्रोमियम मिलाया जाता है। यानी कि अगर स्टील को कठोरता प्रदान करना चाहिए, कठोर बनाना चाहिए, तो उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, निकिल की मात्रा होनी चाहिए। यदि कि धब्बा रहित प्राप्त करना है स्टील तो उसमें क्रोमियम की मात्रा होनी चाहिए।
तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च तापमान का प्रतिरोध करता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा प्रतिरोधकता होती है। तो फ्रेंड्स, इस्पात बनाने के लिए जो उच्च तापमान तक सह सकता है और प्रतिरोध कर सकता है उसका, तो वो क्रोमियम होना चाहिए। सभी गुण क्रोमियम में मौजूद होते हैं, उच्च कठोरता तथा उच्च प्रतिरोधकता सहन करना, ये सभी क्रोमियम में होते हैं। जबकि निकिल भी इसे कठोरता प्रदान करता है, जबकि निकिल प्रतिरोधकता सहन नहीं कर पाता। तो इसमें जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम के ये गुण है कि वो उच्च तापमान तथा उच्च प्रतिरोधकता सहन कर सकता है, तो इसमें क्रोमियम हो गया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु आपको बताना है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस तथा छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इसमें हमसे इसका जो डी ऑप्शन है वो ऐड करना भूल गए, तो आप ऐड कर लीजिए। इसका जो डी ऑप्शन है, इसमें लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज तथा कार्बन जो स्टेनलेस स्टील होता है वो फेरिक, क्रोमियम, मैंगनीज तथा कार्बन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो लोहे में क्या मिलाया जाता है आपको बताना है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में, जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि निकिल तथा क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में निकिल तथा क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो हमने आपको जैसा कि ऊपर बताया है कि लोहे में यदि 0.25 से 1.15 तक यदि कार्बन मौजूद है तो संबंधित लोहा स्टील कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में 0.1 से 2%, 0.1 से 2% दिया है, तो इसका यही सही आंसर होगा। क्योंकि ये इसी की रेंज का है। तो स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.1 से 2% होती है, या 0.25 से 1.5% स्टील में कार्बन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार पड़ता है। तो जंग एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनता है लोहे पर, यानी कि लोहे को यदि खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो वह हवा से तथा आर्द्रता यानी कि नमी से संयोग करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग कहा जाता है। तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कथन तथा कारण का है। कथन है कि साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वह भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। यह क्वेश्चन है क्योंकि भूरे रंग की एक परत लोहे पर चढ़ जाती है, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है या जंग कहा जाता है। अगला है कारण है, जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। यह टैनिन के जमा होने से नहीं बनता। तो जो कंपाउंड यानी कि उत्पाद बनता है वो फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसके कारण से बनता है, यानी कि कारण इसका गलत हो गया। तो इसमें ए तो सही है लेकिन बी गलत है। अगला क्वेश्चन है
फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, उन्हें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि पीतल तांबे तथा जस्ते का मिश्र धातु होता है। तो ये सही है कि पीतल जिंक तथा कॉपर का मिश्र धातु होता है, ये सही है। अगला है मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो जो मैग्नेटाइट होता है वो एल्यूमिनियम का नहीं बल्कि आयरन का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। अगला है पारदित सम्मिश्रण में पदार्थ होते हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, यही सही है। यानी कि पारदित सम्मिश्रण वही होते हैं जिनमें पारा मौजूद रहता है। पारदित सम्मिश्रण में लोहा नहीं होता क्योंकि पारा लोहे से अभिक्रिया नहीं करता। क्योंकि पारे को लोहे के पात्रों में ही रखा जाता है, तो वह अन्य धातुओं से क्रिया कर लेता है। अगला है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है वो सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग किया जाता है, ना कि पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत हो गया। तो इसमें पहले वाला सही है तथा तीसरे वाला सही है, तो इसमें सी आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये मिश्र धातुएं आपको पढ़ाई है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर कराए हैं जो अलग अलग सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हो या पीसीएस के या समीक्षा अधिकारी के या यूपी लोअर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हो। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को आप लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।